वेलकम है आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ो तो सबसे पहले उसके टाइटल को समझो। चैप्टर का टाइटल बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया है, तो उसको आप समझो। ठीक, इंडिया यानी कि भारत देश हमारा। क्लाइमेट एक शब्द है जो मौसम से जुड़ा हुआ है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्द कहीं ना कहीं आपने जब भी मौसम की बात चलती है टीवी पर या अखबार में आपने सुना होगा, क्लाइमेट। और एक शब्द है वेजिटेशन। वेजिटेशन कहते हैं किसी भी एरिया में होने वाली प्लांट्स को, ठीक है। और एक शब्द है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं वाइल्ड में होने वाली लाइफ को, यानी कि जंगली जिंदगी को, ठीक, जंगलों की जिंदगी को, ठीक। तो चलिए पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc. For example, as such it may be cold or hot, may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. Okay, so basically आपने टीवी पे या न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा वेदर, या आपने सुना होगा वेदर शब्द, ठीक। वेदर का अर्थ होता है एटमॉस्फेयर में आने वाले डे टू डे चेंजेस। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा की एक परत है, एयर की एक परत है जो कि अर्थ के चारों तरफ है, और वो हवा के अंदर आने वाले डे टू डे चेंजेस को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। वेदर के अंदर क्या क्या आता है? वेदर के अंदर दिन मतलब किसी भी टेम्परेचर में जब चेंज आता है, रेनफॉल में चेंज आता है, सनशाइन में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है वेदर, सनी और क्लाउडी हो सकता है, विंडी और काम हो सकता है। विंडी यानी बहुत तेज़ हवा चल रही है, और काम यानी एकदम शांत है, हवा नहीं चल रही। जैसे गर्मियों में अक्सर जिस एरिया में रहती हूँ मैं, वहाँ पर ऐसा होता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हवाएं जो है ना वो रुक जाती हैं, और उससे एक ऐसा माहौल, एक ऐसे घुटन का माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ जो है वो एक्सट हुई जा रही है, उसमें से बहुत गर्मी निकल रही है, तो बहुत शांत सा माहौल हो जाता है, वो बहुत घबराहट वाला मौसम हो जाता है, तो हवा नहीं चलती है ना उस टाइम। अभी जैसे हम एग्जाम्पल ले मौसम का, तो कल जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ठंड थी, है ना। एंड सडनली रात में बारिश हुई, एंड बारिश की वजह से आज सूरज भी निकला और ठंड भी कम है, लेकिन हाँ हवाएं बहुत चल रही हैं, ये बात अलग है। तो इस तरीके से जब आप डे टू डे मौसम को डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहलाता है वेदर, ठीक। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा दिन तक होती है, आपको कपड़े ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वार्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ठंडी चीज़ें भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, आपका मन करता है खाने का। और ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ पर आपको ठंड लगती है अगर आप कपड़े ना पहने, वुलन क्लोथ्स अगर आप ना पहने तो आपको ठंड लगने लगती है, हवाएं चल रही। जैसे आज का जो माहौल है हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा है कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और हर तरफ एकदम चिल्ड माहौल हो रहा है। आप जिस चीज़ को छू लें वो एकदम चिल्ड हो रही है, ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे माहौल को हम कहते हैं चिली वेदर, ओके। तो वेदर का अर्थ हुआ डे टू डे चेंजेस। अब हो सकता है कल ठंड और कम हो जाए, गर्मी और बढ़ जाए, तो फिर क्या हो रहा है? वेदर चेंज हो रहा है ना। अभी पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यूसली हमारे यहाँ का वेदर बहुत ठंडा था, अब सडनली जो है वो गर्मी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हो सकता है फरवरी मार्च आते आते मौसम काफ़ी गर्म भी हो जाए, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वेदर मतलब डे टू डे चेंजेस। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज इन इंडिया आर, इंडिया में 4 मेजर सीजन्स आते हैं हमारे यहाँ, है ना। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया का नाम इंडिया नहीं है। इंडिया में उत्तर प्रदेश भी आता है, इंडिया में असम भी आता है, इंडिया में आपका कन्याकुमारी भी आती है, इंडिया में तमिलनाडु भी आता है, इंडिया में जम्मू कश्मीर भी आता है। तो हर जगह वेदर का डिफरेंस होगा। उत्तराखंड में वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है ना। लेकिन फिर भी अगर हम एज अ होल इंडिया को कंसिडर करें तो इंडिया में 4 सीजन्स पाए जाते हैं, ठीक। सबसे पहला है कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन जो कि विंटर सीजन होता है, जो दिसंबर से फरवरी तक होता है,
दिसंबर से फरवरी जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है, ठीक है। आई एम इन अलीगढ़ और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में अगर हम देखें तो इस टाइम दिसंबर से लेकर के फरवरी हमारे यहाँ ठंड चलती है कंटिन्यूस, ठीक। दिसंबर में थोड़ी बढ़ती है, नवंबर में भी ठंड होती है, फिर दिसंबर में थोड़ी बढ़ जाती है बहुत, और जनवरी में तो बहुत बढ़ जाती है। सड़क पे काफ़ी कोहरा होता है, बगैर वुलन क्लोथ्स आप बाहर नहीं निकल, ठंड होती है खासतौर से हमारे यहाँ, ठीक है। और हो सकता है अगर आप मुंबई में जाएं या महाराष्ट्र में जाएं तो ठंड इतनी ना पड़ रही हो, है ना। तो हर एरिया का अपना अलग मामला है। फरवरी में जाते जाते हमारी ठंड जो है वो कम होती चली जाती है, एंड फिर मार्च से गर्मी चालू हो जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो वेदर है इंडिया में वो कोल्ड वेदर सीजन होता है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, ठीक। फिर हॉट वेदर सीजन कब से कब चलता है, समर में। समर में हमारा मार्च टू में बहुत हॉट होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो ज़्यादातर जो हमारा प्लेन्स का एरिया है मार्च टू में बहुत हॉट होता है, एंड देयर आर डेज व्हेन द टेम्परेचर इवन गेट्स 40 अबव, है ना, तो 40 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी हॉट होता है मार्च से मई तक का टाइम, ठीक। और अप्रैल का जो महीना है, मई का जो महीना है वो बहुत हॉट होता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉट वेदर सीजन। दो आपने पढ़े, कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन। फिर अगला है साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो कि रेनी सीजन होता है, ठीक है। ये जून टू सितंबर होता है, ठीक। बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो आप अपने एरिया में भी आप इस सब चीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हैं। मानसून सीजन में बारिश होती है, हमारे यहाँ भी बारिश होती है, ठीक है। जून से लेके सितंबर तक बारिश होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन हाँ इसके बीच में बारिश होती है एक आध बार कभी कभार, और कभी कभार जो है वो लगातार 3-4 दिन बारिश चलती है, फिर सडनली बंद हो जाती है, फिर चालू होती है, कभी कभार कम बारिश होती है। तो इसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं। फिर अगला आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज ऑटम सीजन, जो कि अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ठीक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में, विंटर के बारे में। विंटर क्या होती है? सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में यानी नॉर्थ इंडिया जो है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है ना, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं यहाँ पर और भी स्टेट्स हैं 2-4, पंजाब है, हरियाणा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, इसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा, और इसका रिजल्ट ये होता है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें इन महीनों में तो, ठीक। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है? In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high, hot and dry. Winds called loo blow during the day. ठीक है, तो आप जानते होंगे लू तक का लू जो है वो बहुत ज़्यादा इन नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लू का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है हॉट वेदर सीजन में जो सन रेज है वो डायरेक्टली हमारे रीजन पे पड़ रही हैं, तो रीजन पे पड़ने से क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं, गर्म और सूखी हवाएं, यानी कि लू होती है। यानी अगर वो हवा आपके शरीर को लगेगी भी ना गर्मी में तो आपको अजीब सा लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे सडनली एक मौसम होता है जब आपको हवा चलती है तो अच्छा लगता है, बट गर्मी में ऐसा नहीं होता। दोपहर के टाइम अगर हवा लग जाती है तो उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि दे आर लू, दे आर हॉट एंड ड्राई विंड्स, गर्म हवाएं हैं वो। तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, है ना। लेट्स हैव फन। यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है, चलिए करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलिशियस कोल्ड ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन द रीजन। दे आर एक्सलेंट थर्स्ट क्वेंचर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ द हार्श लू। हैव यू ट्राइड शरबत made from raw mango, bail, lemon, tamarind, kokum, falsa, watermelon and buttermilk made from curds? For example, छाछ, मठा, मोरी, छाछ etc.
मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक्स टू। अब जैसे अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ तो हमारे यहाँ शिकंजी बनती है, ठीक है, गर्मियों में ख़ास तौर से। उसका काम बेसिकली यही होता है कि आप जो है अगर बाहर जा रहे हैं या दोपहर में कभी आप पी लीजिए, तो उससे क्या होता है कि वो लू जो है वो नहीं लगती है ना, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहता है। शिकंजी क्या होती है? नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, बट द स्वीट वन, ठीक है। उसमें पानी में चीनी डाल करके और उसमें नमक वगैरह डाल करके और उसमें नींबू मिला करके, ज़ीरा वगैरह डाल करके उससे बनते हैं और वो काफ़ी डिलिशियस होता है, ठीक है। नींबू पानी तो वो शायद सादा पानी में नींबू डालते हैं, वो नींबू पानी होता है। तो ये शिकंजी जो है वो हमारे यहाँ बनती है। इसी तरीके से अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो कच्ची आम का जो शरबत है वो बनाते हैं, है ना। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में देखेंगे तो हर एरिया में किसी न किसी तरीके का शरबत बनता है। शरबत बेसिकली फ्रूट से बनता है, जो भी फ्रूट्स आपके एरिया में अवेलेबल हों उस टाइम पे, उससे ये शरबत जो है वो बनाते हैं। और ये थर्स्ट क्वेंचर होते हैं, यानी प्यास बुझाने का तरीका होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने बॉडी में लें और इससे क्या होगा कि जो हार्श लू है वो आपको ना लगे, ठीक है, और आप लू के इफेक्ट से बच जाए। तो बेल से बनता है, बेल पत्थर आप जानते होंगे। जैसे कि अब आपका फालसा है, तो फालसा छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल एकदम पर्पल कलर के, है ना। उसको अगर आप स्क्वैश करेंगे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा निकलता है, जूस निकलता है, तो उसके शरबत जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा बटर मिल्क, यानी कि जो आप जानते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, बटर मिल्क यानी कि मठा, यानी कि जब आप मक्खन निकालते हैं दूध में से, दही में से जब आप मक्खन निकालते हैं तो जो बच जाता है मक्खन निकलने के बाद, यानी फैट निकलने के बाद, उसको बोलते हैं बटर मिल्क। तो उससे क्या क्या बनता है? छाछ बनता है, मठा बनता है, मोरी बनता है, छाछ बनता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ये गर्मियों में पी भी जाती हैं, जैसे कि मैंगो मिल्क शेक्स, बनाना मिल्क शेक, ये सब चीज़ें भी बनती हैं। आफ्टर अ हॉट समर द फर्स्ट रेन्स ब्रिंग मच जॉय। All our languages have melodious songs on rains. They sound happy and bring cheer. Learn 2 songs on rains and sing them together. Write or collect 5 poems on rain. Ask your friend, neighbors, and family members for names for rain and other seasons in different languages. For instance, वर्षा हिंदी, बारिश उर्दू, पाउस मराठी एंड बुरशा बंगाली। हर लैंग्वेज में बारिश के आने का एक गाना होता है ना। एक क्या बल्कि कई सारे गाने होते हैं, और आप अगर मूवीज़ में भी देखें तो आपको बहुत सारे गाने ऐसे मिल जाएंगे जो कि बारिश पर हैं, है ना। वर्षा, बारिश, पाउस और बोरशा, ये अलग अलग हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली के वर्ड्स हैं जो कि बारिश को नोट करते हैं। और जब गर्मी के बाद जब बारिश आती है ना, इट वॉज रियली वेरी जॉयस मूवमेंट, बिकॉज काफ़ी हॉट वेदर रहता है और उसके बाद जब एकदम से बारिश आती है तो वो वेदर बहुत कूल हो जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब साउथ वेस्ट मानसून सीज़न या रेनी सीज़न किस चीज़ को कहते हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, रेनफॉल अकर्स। तो यहाँ पे ये जो सीज़न है ये जब शुरू होता है, जब आपकी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपकी बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी, मानसून सीज़न आ जाएगा, ठीक है। तो जो हवाएं हैं जब वो अरेबियन सी से अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल से ज़मीन की तरफ बहती हैं, तो वो जो है वो कहलाता है साउथ वेस्ट मानसून, है ना। इन हवाओं में मॉइस्चर होता है और ये मॉइस्चर जो है जब टकराता है माउंटेन बैरियर से तो उससे बारिश होती है, यानी कि रेनफॉल होता है। अब हम बात करते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स और ऑटम, यानी ऑटम सीजन क्या है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये हवाएं जब वापस जाती हैं मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि बे ऑफ बंगाल किधर है, ये जानते हो आप, इंडिया जो है वो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ये तो है अरेबियन सी, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक। यानी कि जो हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जा रही हैं मेन लैंड से, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वो सीज़न होता है रिट्रीटिंग मानसून का। अब जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उन पर इस सीज़न में रेनफॉल होता है, ठीक है। जैसे कि जो हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन
विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब क्लाइमेट क्या होता है, सीजन्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया, सभी सीजन्स के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन जो कि किसी भी एरिया में लंबे समय तक पाए जाते हो। इसको काफ़ी लंबे सालों तक नापा जाता है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अच्छा इस एरिया का ये क्लाइमेट है, ठीक है। अब यहाँ बॉक्स में कुछ दे रखा है, व्हाट वुड हैपन इफ मानसून्स वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर वन ईयर, टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा अगर एक साल मानसून ना हो, तो ऑब्वियसली बात है बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, क्रॉप्स विल बी affected or not affected, they are affected. The level of the water in a well will come up or go down, obviously go down क्योंकि बारिश हुई नहीं है तो पानी तो नीचे ही जाएगा। and summer will be longer because बारिश के आने से ही समर का अंत होता है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो समर लंबे चलेंगे, ठीक है, गर्मी लंबी चलेगी। The climate of India has broadly been described as monsoon type. इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप बोलते हैं, मानसून टाइप यानी बारिश वाला। मानसून is taken from the Arabic word mausim which means seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoons means adequate rain and a bountiful crop. ठीक है, सो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून वाला है, और मानसून एक अरबिक वर्ड से बना है जो है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न, है ना, यानी कि मौसम जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में। और इंडिया की लोकेशन की वजह से ट्रॉपिकल रीजन में इसकी जो ज़्यादातर रेंज है वो मानसून विंड की वजह से ही आती है, और एग्रीकल्चर इन्हीं रेंज पर डिपेंड करता है। अच्छे मानसून का मतलब है काफ़ी ज़्यादा बारिश, और उसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा क्रॉप, जब क्रॉप ज़्यादा तो खुशहाली ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो पूरा सिस्टम है वो इन बारिशों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है। अब आपको एक काम करना है, एक मैप पे इंडिया के आपको उन प्लेसेस को लोकेट करना है जो कि पैराग्राफ में दी हुई हैं। कौन से पैराग्राफ में दी हुई हैं भाई? अच्छा, इस वाले में दे रखी हैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आपको मैप पे इनको लोकेट करना है, ठीक है। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. They are neither too hot, neither too cold, not too cold. Being on the coast, these places are very humid. Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान, ठीक है। सो जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। लोकेशन क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है, रिलीफ कैसा है उस एरिया का, तो हम अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें राजस्थान में जो डेजर्ट है वहाँ पर अगर आप जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि बारिश की कमी है, और इनके एरिया ये ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है राजस्थान में। वहीं अगर आप बात करें द्रास और कारगिल की, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, तो यहाँ का मौसम फ्रीजिंग कोल्ड है, यानी ठंड ऐसी है कि फ्रीज कर दे। सॉरी, कोस्टल प्लेसेस जैसे कि मुंबई और कोलकाता, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और क्योंकि एरियाज कोस्ट पर है यानी समुद्र के किनारे पर है, तो ये प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। ह्यूमिड यानी हवा में हमेशा एक चिपचिपाहट है, एक मॉइस्चर है, तो हवा काफ़ी चिपचिपा माहौल है ना, स्टिकी टाइप वी कैन से, तो ह्यूमिड हम इसको बोलते हैं। अगर आप बात करें तो मेघालय में एक जगह है मौसिनराम में सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं रिसीव होती है। और अगर आप बात करें तो हो सकता है कि किसी साल जैसलमेर में बारिश हो ही ना, तो हर एरिया का अपना अलग क्लाइमेट है। अच्छा, यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, दैट इज़ जस्ट गिव मी 1 मिनट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की फिगर है, फिगर 8.1। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। ग्राउंड लेयर अगर आप देखें, यहाँ से शुरू करते हैं तो 1.5 मीटर पे श्रब्स लेयर आ रही है ना, फिर 5 मीटर पे कुछ यंग ट्रीज़ हैं 20 मीटर तक, जो कि 5 मीटर से 20 मीटर तक जा रहे हैं। फिर आपका
40 मीटर पे कैनोपी है ना। फिर आपका मैक्सिमम हाइट 60 मीटर पे इमरजेंट लेयर आ रही है, यानी कि वो जो लेयर आपको ऐसे दिखाई दे रही है ना दूर से, इसके नीचे ये सारी लेयर्स होंगी, श्रब भी होंगे, यंग ट्रीज भी होंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। किसी भी एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसी होगी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ इन्होंने बोला था कि आप मैप्स पर आइडेंटिफाई करें। तो वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई कैन ट्राई, ठीक है। तो हम जानते हैं नीचे से इंडिया थोड़ा ऐसा है, फिर इधर हल्का सा ऐसे आउटवर्ड एक्सटेंशन है, फिर इधर ऐसे कुछ है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वाला जो एरिया है ये जम्मू एंड कश्मीर का है ना, JK जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ कहीं मेघालय लोकेटेड है, ठीक। यहाँ कहीं राजस्थान है, ठीक। और यहाँ आपने क्या क्या जगहें थी, मेघालय के मौसिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये वो एरिया है जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है। अगर आपके पास मैप हो तो मैप पे करना ये काम, ठीक है। मैं यहाँ फिगर में ऐसी बता रही हूँ आपको। यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, बारिश बीकानेर और जैसलमेर में कभी कभी हो भी नहीं रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फ्रीजिंग कोल्ड है, जैसलमेर जो है वो काफ़ी हॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. ठीक है, तो अब आप ये जानते हैं कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि यहाँ होने वाले पेड़ पौधे भी अलग अलग होंगे। तो बहुत हमारी सराउंडिंग में हम अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखते हैं। अगर आप किसी प्लेग्राउंड में चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी ग्रीन ग्रासेस हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं जो बशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, है ना। झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कैक्टस है, फूलों वाले प्लांट्स हैं जिन पे फूल आ रहे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर से लग रहे हैं, है ना, सुंदरता भी है। इसके अलावा बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ भी हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना, और उनमें पत्तियाँ भी हैं जैसे कि नीम है, मैंगो है ना। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि कुछ ही पत्तियां हैं उन पर, जैसे कि पाम है ना, और जो कुछ ग्रासेस भी होती हैं, श्रब्स भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ग्रासेस, ऐसे श्रब्स, ऐसी ट्रीज़ जो कि बग़ैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो हो जाता है, बग़ैर ह्यूमन बीइंग के हाथ डाले हुए, बग़ैर ह्यूमन बीइंग की मदद किए ग्रो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आपके गार्डन में जो वेजिटेशन है वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही ने बीज डाला होगा, आप ही ने पानी डाला होगा, इसलिए वो उग आए हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपके घर से ही जा रहा है पानी उसमें, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन जो जंगल में प्लांट्स आते हैं, कभी आपने सोचा है वो कहाँ से इतना बड़ा जंगल बन गया, है ना। जाहिर सी बात है कि खुद से वो सब प्लांट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस शामिल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। क्या आप कभी वंडर करते हैं कि क्या आप कभी सोचते हैं, क्या आपको कभी सोचने पे ऐसा लगता है कि क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन क्यों पाई जाती है? तो ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अलग अलग एरिया का अलग अलग क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशन भी डिफरेंट होती है, अलग होती है, अलग अलग होती है एक दूसरे से। ओके, तो वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? अब एक सवाल और उठता है कि भाई फॉरेस्ट की ज़रूरत ही क्या है ना। हम तो अपने गार्डन में मिर्ची का पेड़ लगा लेते हैं, उसी से काम चल जाता है, बाकी सब्जी वाले अंकल से ले लेते हैं, तो हमें वेजिटेशन की ज़रूरत क्या है, हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत क्या है ना। तो इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, the roots of the plant bind the soil, thus they control soil erosion.
ठीक है। तो प्लांट्स का बहुत बड़ा यूज़ है। आप जैसे जैसे एक एक लेवल हायर बढ़ते चले जाएंगे क्लासेस में, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला यूज़ मैं आपको बता दूं प्लांट्स का है कि सबसे पहला यूज़ ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप जब सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एक्यूमुलेट करती रहेगी और अगर आप इसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर लेते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि एक बाल्टी है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक बाल्टी है, इसमें तेल है, ठीक। अब आप क्या करते हैं, एक मग से इसमें पानी डालते हैं और तेल निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली यही काम करते हैं, धीरे धीरे ये पानी का लेवल कम, तेल का लेवल कम होता जाएगा और पानी का लेवल बढ़ता जाएगा और हो सकता है एक समय ऐसा भी आ जाए जब इसमें सिर्फ पानी पानी हो और तेल ख़त्म हो जाए। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए कि ये जो बाल्टी है ये ऑक्सीजन की बाल्टी है ना। नेचर ने हमें इतनी ऑक्सीजन दी है और कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हैं रोज़ और इसमें से ऑक्सीजन निकाल करके आप बाहर फेंक देते हैं, यानी कि आप यूज़ कर लेते हैं, आप उसकी सांस ले लेते हैं। और ये जो पानी है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप रोज़ इसके अंदर डालते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये पूरी बाल्टी भर जाए और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, यानी आप मर जाएंगे उस दिन, है ना। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ऐसा होने नहीं देते। प्लांट्स क्या करते हैं, जब आप सांस लेते हैं ना तो आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी। प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। बाल्टी जो है वो तेल से हमेशा भरी रहती है और उसमें पानी भी नहीं जाता, पानी कहीं हवा में एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ रहे ना आप, मतलब कहने का ये है कि अगर प्लांट्स हों तो बैलेंस बना रहेगा। तो सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं ना वो सॉइल को बांधे रखती हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं। अगर प्लांट्स किसी एरिया से काट दिए जाएं तो एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल बढ़ती जा रही है वो है डिजर्टिफिकेशन की। जब जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं ना तो पता है क्या होता है, वो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो मिट्टी जो है वो उड़ने लगती है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। तो आप सॉइल इरोजन को भी ये प्लांट्स रोकते हैं, इनकी रूट्स बाइंड करती हैं। फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है फर्नीचर के लिए, फ्यूल के लिए, वुड के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं हमें, है ना। और फ्यूल वुड मिलता है, फॉडर मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, लैक मिलता है, हनी मिलता है, गम मिलता है, ऐसे बहुत कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, अब ज़रा यहाँ समझ लेते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट, यानी कि आपका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचर ने आपको जो पैदा किया है वो आपके घर में पैदा किया है ना। तो आपका नेचुरल हैबिटेट है आपका घर, ठीक। इसी तरीके से जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको नेचर ने जंगल में पैदा किया है, उसको प्लांट्स के पास पैदा किया है, उसको फॉरेस्ट में पैदा किया है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट। अब अगर आपके घर में कोई छेड़छाड़ करे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगना चाहिए। इसी तरीके से जब आप फॉरेस्ट में छेड़छाड़ करते हैं तो सोचिए उन जानवरों पे, उस वाइल्ड लाइफ पे क्या बीतती होगी, ठीक है। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing one and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. Okay, so natural vegetation को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया है, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया गया है क्योंकि पेड़ों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटा गया है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग ट्रीज़ हैं उनको बचा के रखना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। हम स्पेशल प्रोग्राम्स रख सकते हैं जैसे कि वन महोत्सव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और हमारा अर्थ जो है वो हरा भरा रहे। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, लीला's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth. On each birthday, a different sapling was planted. It was watered regularly and protected from severe heat, cold, and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 21 beautiful trees stood in and around her house. Birds built their nest on them, flowers bloomed, butterflies fluttered around them, children enjoyed their fruit, swung on their branches and played in their shade. तो लीला के पेरेंट्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया। आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, माँ बाप से जिद करते हैं केक ला दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक।
तो उससे बेटर है अगर आप ये करके देखिए, ज़रा सोचिएगा इसके बारे में, कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। आप केक मंगाते हैं, वो कितने का आता होगा, 200-300 रुपये या उससे ज़्यादा का आ सकता है, मे बी आप रिच हो। वैसे नॉर्मली इट्स अबाउट 300-400। एंड अगर आप एक ट्री प्लांट करेंगे तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ भी नहीं खर्च होगा। आप अपने घर में से भी ट्रीज़ के बहुत सारे सीड्स आपके साइंस की बुक में आप पढ़ेंगे कि आपके घर में ही होते हैं, आप चाहें तो प्लांट कर सकते हैं। लीला के माँ बाप ने, जब लीला का जन्म हुआ उस समय उन्होंने एक नीम का पौधा प्लांट किया था, ठीक है, ज़मीन में लगा दिया था। उसके बाद लीला के हर बर्थडे पर वो एक अलग पेड़ जो है लगाते गए, एक एक पौधा जो है वो लगाते गए। जब लीला 20 साल की हुई तो वो 21 पेड़ जो थे वो बड़े हो चुके थे, ठीक है, 21 पेड़ उसके घर के आसपास थे और वो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हो गया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक केक, उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, कुछ भी नहीं। आप खा लेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स खा लेंगे, आपने पार्टी रख ली तो कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच जाएगा, कुछ भी, किसी को भी नहीं फ़ायदा पहुंचेगा, है ना। उल्टा जो लोग सेलिब्रेट करने नहीं आ सकते या जिनका बर्थडे उनके पेरेंट्स नहीं मना सकते, उनको और बुरा लगेगा कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर लीला के पेरेंट्स ने जो काम किया, अगर काम आप वो कर लें अपने बर्थडेज के लिए, क्योंकि आप अब इतने बड़े हो चुके हैं, है ना, कि आप केक की जिद ना करके आप अपने पेरेंट्स से कहें कि हम एक पौधा हर साल एक पौधा प्लांट करेंगे अपने घर के पास, और उसका ख्याल भी रखिए, है ना। तो होगा ये कि अब जब लीला मर भी जाएगी तो भी वो पेड़ जो हैं वो इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन देंगे, इतने सारे जानवरों को घर देंगे, है ना, और उस पर चिड़ियाँ जो हैं वो अपना घोंसला बनाएंगी और बटरफ्लाइज जो हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो लीला के बर्थ ने इस समाज को, इस धरती को कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। 21 पेड़ तो अभी तक वो कंट्रीब्यूट कर चुकी है, और जब वो 60 साल की हो जाएगी तब 60 पेड़ लगा चुकी होगी। और अगर वो 60 के 60 जी गए तो लीला का अपना एक छोटा सा गार्डन, एक छोटा सा खूबसूरत सी जगह होगी, ठीक है। तो कितना कुछ लीला ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप भी इस चीज़ पर सोचें और करें, देन इट्स वेरी ग्रेट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू योर एनवायरनमेंट, और आप दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप अपने घर की चीज़ों से भी पेड़ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो की जो गुठली है उसको आप लगा सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप जामुन खा रहे हैं तो आप जामुन की गुठली लगा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप बाज़ार से पौधे भी ख़रीद करके ला सकते हैं, वो ज़्यादा महंगे नहीं आएंगे, बहुत सस्ते आते हैं एज़ कम्पेयर टू केक्स, चॉकलेट्स, बहुत सस्ता आएगा एक पौधा अगर आप ख़रीदेंगे तो, ठीक है। तो इसके बारे में सोचिए, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सो आपको सोचना होगा इन सब चीज़ों पर। अच्छा, एक चीज़ और, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, किस किस पार्ट से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सॉइल वाले पार्ट से हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कि रबर मिलती है हमें पेड़ से, हमें टिम्बर मिलती है, नेचुरल हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ जो है वो सब पेड़ के आसपास ही पलती है, गम मिलता है, लैक मिलता है। हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? सो फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. तो बहुत सारी वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की जो हम देखते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं एनिमल्स के अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं। बर्ड्स चिड़िए, इंसेक्ट्स कीड़े, मैमल्स वो जो कि जिनका जो अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं और जो दूध पिला करके उनको बड़ा करते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी वो ग्लैंड्स जिनसे दूध बनता है। एम्फीबियंस वो जानवर जो कि ज़मीन और पानी दोनों में ड्वेल कर सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, जैसे कि आपका मगरमच्छ भी आप कह सकते हैं, शायद एम्फीबियन की कैटेगरी में आता होगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। शायद मगरमच्छ नहीं आता है। रेप्टाइल्स हो गए आपके, रेप्टाइल्स यानी कि जैसे जो रेप्टाइल्स जो ज़मीन पे चलने वाले जानवर हैं, जैसे कि सांप हो गया, स्नेक हो गया आपका, और आपका मगरमच्छ हो गया, और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं रेप्टाइल्स में भी आती हैं, है ना। एलिगेटर हो गया। तो कहने का मतलब ये है दैट देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके,
Let's move on. The tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir Forest in Gujarat is the home of the Asiatic lions. Elephants are one-horned rhinoceros. Elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the run of Kutch, respectively. Wild goats, snow leopards, bears, etc., are found in the Himalayan region. Besides these, many other animals are found in our country, such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल, etc. ओके, सो हमारा जो टाइगर है वो क्या है? नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर. टाइगर यानी कि बाघ. बाघ यानी कि पिक्चर में देख लीजिए, ये जो है ना पहला वाला जिसपे ये ऑरेंज और काली स्ट्रिप्स पड़ रही है, इसको बोलते हैं बाघ यानी कि टाइगर. ओके, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज लायंस में भी, लायंस और टाइगर्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो ये है आपका टाइगर जो कि नेशनल एनिमल है. अब ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है. जैसे कि गिर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, यानी कि एशियाटिक लायंस का घर है गिर फॉरेस्ट. गुजरात में है ये, है ना. गिर के जंगल अगर आपने सुना हो कभी. एलिफेंट्स जो है और वन हॉर्न राइनोसेरस. वन हॉर्न आपने देखा होगा, एक राइनोसेरस होता है जिसके नाक के ऊपर इस तरीके से एक सींग निकल रहा होता है, तो वो है वन हॉर्न राइनोसेरस. तो वो असम के जंगलों में पाए जाते हैं. इसी तरीके से एलिफेंट्स जो हैं वो केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी पाए जाते हैं. कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं. वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स जो है ये सब चीज़ें हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं. हिमालय का जो हमारा एरिया है वहाँ पे जंगली बकरियाँ और स्नो लेपर्ड्स और बियर्स, भालू, है ना, ये सब पाए जाते हैं. ओके, इसके अलावा आपका कैमल्स हो गए और वाइल्ड एसेस यानी जंगली गधे. जंगली गधे जो हैं वो इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं. ठीक, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो कि हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया, जैकॉल, जैकॉल यानी कि सियार शायद, है ना, सियार या फिर लकड़भग्गा, दोनों में से कोई एक है. सियार है ये शायद, जैकॉल. मैं इसके बारे में आपको चेक करके बताऊंगी कि एग्जैक्टली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं. और नीलगाय, नीलगाय के बारे में आप जानते ही होंगे, इट्स वाइल्ड एनिमल. चीता, चीता वो होता है जिसपे टिप्पे टिप्पे पड़ रहे होते हैं ना काले रंग के, दैट इज चीता. इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना. तो इन सभी एनिमल्स के बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे, ठीक है. और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंडिया के ऊपर डॉक्यूमेंट्री होगी, जो वाइल्ड लाइफ चैनल्स होते हैं ना उन पे आप देखिए तो उन पे आपको पता चलेगा. अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो जानवर हैं ना वो कहीं ना कहीं उसके क्लाइमेट से ही रिलेटेड हैं. जैसे कैमल जो है वो रन ऑफ कच्छ और गुजरात, और ये आपका जो रन ऑफ कच्छ नहीं बल्कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहीं क्यों पाया जा रहा है, रेगिस्तान में क्यों पाया जा रहा है? सोचने वाली बात है भाई. कैमल कश्मीर में क्यों नहीं मिलता? तो इसका रीज़न है, ठीक है. कभी भी पढ़ाई ऐसे आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, हमेशा रीज़न वाला जो पॉइंट है ना उसको खोल के रखना चाहिए. तो कैमल वहाँ इसलिए पाया जाता है क्योंकि कैमल के पैर अगर आपने देखे हो ना तो बहुत चौड़े चौड़े से होते हैं पैर. वैसे तो ऐसी डंडी सी होती है, ऐसे तो डंडी सी होती है पैर, एकदम पतला पतला पैर होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ जाता है ना ऐसे सा हो जाता है एकदम. तो ये बहुत, इसका ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा होता है. तो रेत जो होती है, अगर रेत में अगर आप डंडा रखोगे ना तो क्या होगा मालूम है? मान लो ये रेत है, मैंने इस पर एक पतली सी स्टिक रखी, तो क्या होगा, यहाँ से ये स्टिक जो है ये अंदर धंस जाएगी और ये इतनी अंदर जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है ना. तो क्या होता है कि जब भी किसी जानवर के पैर ऐसे होते हैं कैमल जैसे, तो वहाँ पे ये पैर जो है ये आराम से इजीली स्टैंड कर सकता है रेत के ऊपर, रेत अंदर नहीं जाएगी. इसीलिए कैमल जो है वो वहीं पाया जाता है. हाथी क्यों नहीं पाया जाता भाई रेगिस्तान में? सोचने वाली बात है. हाथी, तो हाथी का वेट बहुत ज़्यादा है. कैमल का वेट होता है लेकिन वो पैरों की वजह से वेट जो है वो डिवाइड हो जाता है. हो सकता है कहीं कहीं रेगिस्तानों में भी हाथी पाए जाते हो, लेकिन उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा ट्रांजिशन होता है, ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एक जानवर की और यहाँ बात की गई थी, हाँ, स्नो लेपर्ड्स और वाइल्ड गोट्स. तो वाइल्ड गोट्स जो है ना इनके अंदर फर बहुत ज़्यादा होता है, इनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं,
है ना, बहुत ज़्यादा फर होता है, तो इससे ये आराम से अडॉप्ट कर सकती है, ठंड से खुद को बचा सकती हैं। इसी तरीके से स्नो लेपर्ड्स भी हैं, भालू भी हैं, तो इनके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे ये इन्वायरमेंट में, हिमालयन रीजन का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है, वहाँ ये खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, चिड़ियाँ भी बहुत प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड, आर कॉमन बर्ड, आर पैरट्स, pigeons, मैना, geese, bulbul and ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. These provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? ओके, तो मैं इस सवाल का जवाब देने से इस पैराग्राफ को समझाना शुरू करूँगी कि मेरे एरिया में कौन से 5 बर्ड्स ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो पैरट्स है ना, क्योंकि जो मेरे घर पे ट्रीज़ हैं, अगर हम वहाँ देखें तो एक तो पैरट हमें देखने को मिल जाता है, एक कोयल मिल जाती है देखने को, एक आपका स्पैरो मिल जाती है देखने को, छोटी वाली जो चिड़िया होती है ना स्पैरो, एकदम सिंपल सी होती है। एक फाख्ता नाम की चिड़िया है, वो यहाँ हम देख पाते हैं, 4 हो गए। और एक चिड़िया और है, एक कौवे, हाँ कौवे भी हम देख लेते हैं, क्रो, है ना। तो ये 5 चिड़िया हमारे पास हो गई। इसी तरीके से आपको भी अपने एरिया में पाई जाने वाली चिड़ियों के 5 के नाम लिखने हैं। अगर आप ना लिख पाएँ तो आपके घर में आपके पापा मम्मी से पूछिए कि पापा ये जो चिड़िया हैं ये इनके क्या क्या नाम है ना। और कोई ना कोई चिड़िया तो आपके घर के आसपास आती जाती होगी, है ना। तो आपको इस तरीके से 5 स्पीशीज़ के नाम लिखने होंगे, 5 बर्ड्स जो आपके एरिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया में बर्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, पिकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और हमारी जो कॉमन बर्ड्स है वो है पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। अब बर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनका शिकार बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा शिकार होता है, क्योंकि एक तो ईज़िली शिकार कर सकते हैं बर्ड्स का। अगर आप देखें तो एक शेर को अगर शिकार करना हो तो क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करती हैं, तो अक्सर जो है वो ज़्यादा ये इनको कैच करना थोड़ा सा इजी है फॉर हंटर्स एंड पोचर्स। तो इसी के लिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज़ बनाई गई हैं ताकि वहाँ पे बर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जा सके, और इससे बर्ड्स को हंटर्स से प्रोटेक्शन भी मिलता है, शिकारियों से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो देयर आर सेवरल 100 स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, कोबराज एंड क्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग देम। सांपों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप अपने दादा या दादी से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बता देंगे कि इस तरीके के सांप होते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ होता है गेहुआ, एक होता है कोबरा, है ना। और आप एक वो होता है, बहुत सारे सांप जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। Several hundreds of species of snakes found in India, cobras and kraits are important among them. Okay? तो इंडिया के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं स्नेक्स की, जैसे कि कोबराज और क्रेट्स जो हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अपने एरियाज़ में भी कुछ सांप पाए जाते होंगे जहां आप रहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने एरिया का नाम लिखेंगे और उसमें पाए जाने वाले सांप लिखेंगे अपनी लोकल भाषा में, या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं अगर उनका नाम पता हो तो, ठीक है। क्योंकि उससे हमें आइडिया होगा कि अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं, और फिर हम एक वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से सांप अपने अपने एरिया के बताए हैं, ठीक है। चलिए, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, मेनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। तो फॉरेस्ट की कटिंग से और हंटिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है, यानी जंगली लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। और इनमें से कुछ स्पीशीज़, कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब इस धरती से ख़त्म हो गई हैं, अब उनका एक भी जानवर जो है वो इस दुनिया में नहीं पाया जाता। एक्सटिंक्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि वो कोई प्रजाति थी और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब वो नहीं है। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो कि ख़त्म होने वाली हैं और तेज़ी से डिक्लाइन हो रही हैं, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, सेंचुरीज़, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, एक टाइगर है, एक वन हॉर्न राइनोसेरस है, फिर ये शायद तीसरी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है,
है ना। इस तरीके से अलग अलग जानवर हैं। The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. तो आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो अभी तक, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी आप 6 क्लास में आए हो। तो प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये प्रोजेक्ट इन जानवरों को बचाने के लिए शुरू किए गए हैं। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप? क्या आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बता सकते हो और उनको मैप पे लोकेट कर सकते हो? तो जैसे कि आप जानते होंगे, एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, वो उत्तराखंड में है और वहाँ पे क्या है, वहाँ टाइगर्स के लिए है वो। इसी तरीके से एक बहुत सारे हैं, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको नाम बताऊंगी उनके, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और क्या क्या वहाँ पे रखा जाता है, कि क्या क्या कंजर्व हो रहा है। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of the animal kingdom. तो आप भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, जानवरों को बचाने में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जानवरों के बॉडी के पार्ट से बनने वाली चीज़ों को आप ना खरीदें। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं? अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो, इंडियन फिल्में, ठीक है, और पुरानी में भी मैं ज़्यादा पुरानी की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसमें जो बड़े बड़े घर दिखाते थे ना, अमीर लोगों के घर, उसमें अगर आप देखेंगे तो दीवार पे जानवरों के सर लगे हुए हैं, है ना, शेर की खाल टंग रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े घरों में ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं वो शो के लिए, शो पीस के तौर पर लगाई जाती हैं। जैसे शेर की खाल हो गई, हिरन के सींग हो गए, है ना। इसी तरीके से एलिफेंट की आइवरी, आप जानते होंगे एलिफेंट का जो दांत होता है उसको भी काटा जाता है, उसको भी निकाला जाता है, उसके लिए एलिफेंट को भी मारा जाता है ताकि वो भी दांत, आइवरी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में यूज़ होती है, उससे चीज़ें बनाई जाती हैं उसको तराश करके। इसी तरीके से हड्डियों से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सींग जो होता है ना जानवरों का, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फर वाइल्ड लाइफ का जो एनिमल्स हैं उनका जो फ़र है, जैसे ख़ास तौर से टाइगर का जो फ़र है वो एक हाई क्लास सोसाइटी दिखाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। आप फिल्म्स देखिएगा, ख़ास तौर से जो इंडियन फिल्म्स है जिसमें एक बहुत अमीर घर दिखाते हैं, तो उसमें अगर आप वॉल्स पर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत ईजिली, ठीक। और आप देखें फेदर्स, मोर के पंख वगैरह भी तो आज भी लोग यूज़ करते हैं, हालांकि वो नहीं जानते दैट दीज आर मे भी हो सकता है कि मोर को मार करके उन पंखों को लिया गया हो, है ना। तो आप इन चीज़ों को खरीदने से रिफ्यूज़ करें। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखें कि ये चीज़ कहीं किसी जानवर को मार करके तो नहीं बनाई गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे जो एक्सपेंसिव पर्सेस होते हैं ना, पर्स आप जानते होंगे, जेंट्स लेडीज़ दोनों, वो पर्सेस एक्सपेंसिव जो होते हैं वो ख़ास तौर से स्नेक स्किन से बनाए जाते हैं, ठीक है, और भी दूसरे जानवरों की स्किन से। इसी तरीके से अगर आप जानते हो तो लेदर जो है वो भी स्किन से बनता है ना। तो जैसे लोग लेदर जैकेट बहुत पसंद करते हैं, सो वो स्किन से बनता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल को मार करके उसके किसी बॉडी पार्ट से बनी हुई चीज़ है और अगर आप उसे खरीदने से मना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सोसाइटी, ओके। हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होता है उसे वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि एनिमल किंगडम को और उसके हैबिटेट को बचाने की ज़रूरत है। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप अपने एरिया में एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आप लोगों को बता सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वैसे ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे शेर की खाल है, शेर बाघ की जो खाल होती है, यानी कि
जो टाइगर की जो स्किन होती है या स्नेक की स्किन है, या ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत एक्सपेंसिव, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, उतनी एक्सपेंसिव चीज़ों को बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कोलाज आपको दिख रहा है, वाई डू पोचर्स किल टाइगर। क्या लगता है आपको, जो लोग टाइगर्स को मारते हैं वो क्यों मारते होंगे? ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। क्या होगा अगर फॉरेस्ट से टाइगर खत्म हो जाए तो पहली चीज तो ये कि कुदरत की जो एक चीज कुदरत ने बनाई है टाइगर, वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को लूज कर रहे हैं, एक जानवर को लूज कर रहे हैं, एक जो कुदरत ने आपके एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए एक जो उसमें चीज रखी थी वो अगर खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हम उस चीज़ को लूज़ करेंगे, उस खूबसूरती को लूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि हर जानवर इकोसिस्टम में अपना काम करता है, हर लाइफ इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जैसे आप सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर जैसे हम कहें कि इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं वो सब खत्म हो जाएं। कार्निवोरस मतलब जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, है ना, जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो खत्म हो जाएं और सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स रहें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्निवोरस एनिमल या हर्बीवोरस एनिमल या कोई भी एनिमल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है टू द इन्वायरमेंट, और इसमें ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस अगर आएगा तो इन्वायरमेंट पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस भी डिस्टर्ब होंगे और अर्थ भी डिस्टर्ब होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को और फॉरेस्ट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे नहीं काटना चाहिए। अच्छा, कभी आप किसी टाइगर रिजर्व में गए हैं या जू में गए हैं जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाता हो? तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं गए होंगे। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा किसी रिजर्व के बारे में या टाइगर रिजर्व के बारे में या जू के बारे में, और वहाँ पर आप घर पे बैठ करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये तो आपको करना है। अब ज़रा मैं आपको ये कोलाज भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक न्यूज़ लेके चलती हूँ। विल सेंटर वाइल्ड लाइफ लवर्स फाइनली किस एंड मेकअप। तो मतलब ये है कि जो चल रहा है, जो इतने हाई लेवल पे पोचिंग चल रही है, उसके लिए क्या जो मतलब क्या होगा, विल इट बी गोइंग टू सॉर्ट आउट और इट्स गोइंग टू गेट ऑन मूव ऑन। ओके, सो लार्ज स्केल पोचिंग एलिश इन सिमलीपाल रिजर्व। सिमलीपाल रिजर्व के अंदर काफ़ी बड़े स्केल पर पोचिंग हो रही है। बिग कैट्स वैनिशिंग फ्रॉम उत्तरांचल। बड़ी बिल्लियाँ यानी कि टाइगर, लायंस, ये बिग कैट्स के नाम से जानी जाती हैं। इसी तरीके से लेपर्ड, बिग कैट्स। आप जानते होंगे कि कैट की जो प्रजाति है वो कहीं ना कहीं शेर, लायन, कैट, दे आर इंटरलिंक्ड, है ना, एक से ही है। लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, है ना। Big cats vanishing from Uttaranchal. More sariskas in the making. Villages in tiger reserves must be relocated. And tiger crisis. Have we done enough to check poaching? मतलब ये है कि इतने सब मेजर्स होने के बाद भी there is still poaching going on. Crammed in gear. Lions pine for grassland. Okay. टास्क फोर्स बिगेन 2-day मीट। तो बेसिकली इस कोलाज को अगर आप पढ़ पा रहे हो, जो कि बहुत माइन्यूट लिखा हुआ है, तो वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि आप अपने फ़ोन में चेक कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि ये कौन कौन से रिज़र्व हैं और वहाँ पे किस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं, ज़ू किस तरीके से चलता है। हाँ जी, तो एक्सरसाइजेस मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। तो इसका जवाब देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें। इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा कि इंडिया में मॉनसून कौन सी हवाएं लेकर के आती हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून एंड साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। तो अब यहाँ देखो आप
The season is marked by the onset and advance of monsoon. This winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. यानी कि आपको यहाँ से इसका आंसर देखना है. ठीक, सवाल था which winds bring rainfall in India? So the winds which are flowing from the Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land, they bring monsoon in India. And why is it so important? Because Indian monsoon season is totally dependent on the winds. So that is why it is very important. Why the different season? Name the different seasons in India. तो इसके आप नाम लिख देंगे. 4 सीजन्स थे. रिट्रीटिंग मानसून, समर, विंटर. ठीक है. What is natural vegetation? So natural vegetation is the vegetation that occurs all by itself without the intervention of human beings. है ना. Now अब है take the correct answer. The world's highest rainfall occurs in Mumbai, Asansol or Mawsynram. तो Mawsynram is the answer. And wild goats and snow leopards are found in Himalayan region, peninsular region और गिर forest. तो वाइल्ड गोट्स हिमालयन रीजन में पाई जाती है और स्नो लेपर्ड्स भी हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी टू लैंड और प्लेटू टू प्लेन. तो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स होती हैं वो कहाँ से बहती हैं? सी टू लैंड. इसका आंसर है सी टू लैंड. आगे बढ़ेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स. Hot and dry winds known as Lu blow during the day in the summers. The states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of I think retreating monsoon आएगा. अभी इसको चेक करके बताती हूँ मैं. Dash forest in Gujarat is the home of Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic loin. Okay. Make a list of trees in your neighborhood and collect pictures of plants, animals and birds and paste them in your copy. आपको अपने आस पड़ोस में जो पेड़ हैं उनके नाम पता करने हैं और उनकी पिक्चर्स अगर मिल जाएं तो उनको अपनी कॉपी में लगाना है. प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को और बर्ड्स की पिक्चर्स को. एंड प्लांट अ सैपलिंग नियर योर होम एंड नर्चर इट एंड राइट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व फॉर फ्यू मंथ्स. ठीक है. आपको अपने घर के पास एक पेड़ लगाना है, उसका ख्याल रखना है, उसको नर्चर करना है, उसको बड़ा होने में मदद करनी है और उसमें जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं कुछ महीनों तक उनको नोट करना है. ठीक है. कोई माइग्रेटरी बर्ड के आपकी लोकेलिटी में आती है उसको पहचानने की कोशिश करें और विंटर सीजन में ख़ास तौर से ध्यान रखें. विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स ज़रूर इधर से उधर होती हैं तो आपको ज़रूर हो सकता है एक आध देखने को मिल जाए. अपने शहर में अगर आपके शहर में कोई ज़ू हो तो वहाँ जाइए या फिर किसी पास के जंगल में जाइए या फिर सेंचुरी में जाइए अपने बड़ों के साथ और अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए. अब हर शहर में तो होता नहीं है भाई ज़ू और ना हर शहर में फॉरेस्ट होता है, ना हर शहर में सेंचुरी होती है. तो इसके लिए जो आपको मैंने तरीका बताया ना वो आप कीजिए. आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए नेशनल ज्योग्राफिक पे या फिर कोई और जो चैनल हो और वहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए कि अलग अलग एरिया में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है. इससे आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना. और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ वो सही है. वो सही है पहले का आंसर. ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.